और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर की। दुनिया की सबसे बड़ी बैठक हुई, 20 देश इस बैठक में मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल थे। तो तालिबान के खिलाफ ये जो आप देख रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें बोरिस जॉनसन, पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सारे बड़े नेता तालिबान पर एक खास प्लान बनाने के लिए मिले थे। आइए आपको बताते हैं इस बड़ी बैठक में कौन कौन से नेता मौजूद थे। उसके बाद बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देखिए जरा जल्दी से आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से बड़े नेता मौजूद थे। उसमें जो बाइडेन मौजूद थे इन 20 देशों की बैठक में जो तालिबान पर हो रही थी। व्लादिमीर पुतिन थे, ब्रिटेन मौजूद था, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, शी जिनपिंग मौजूद थे, फ्रांस मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे इस बैठक में, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो इस बैठक में मौजूद थे, तुर्की एर्दोगान मौजूद थे। ये वो नेता हैं जो इस बड़ी बैठक में मौजूद थे। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे भी मौजूद थे इस बड़ी बैठक में। आप समझ सकते हैं ये बैठक तालिबान पर हो रही थी, तालिबान ने जो हालात बनाए हुए उस पर हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के बाद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने फौरन इस बैठक के बाद एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट है, अफगानिस्तान पर G20 समिट में शामिल हुआ। अफगानिस्तान पर यह समिट हो रही थी। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और कट्टरवाद के लिए ना हो, इस पर जोर दिया इस बैठक में। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट था। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि 20 देशों, दुनिया के 20 ताकतवर देशों की इस बैठक में तालिबान के खिलाफ क्या प्लान तैयार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान। 20 देशों की बैठक में तालिबान की घेराबंदी। महाबैठक में तालिबान पर मोदी प्लान। तालिबान को मान्यता की राह में बड़ी मुश्किल। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर G20 के 20 देशों की बड़ी बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा हुई। वर्चुअली हो रही इस बैठक में दुनिया के 20 ताकतवर देश अफगानिस्तान और तालिबान पर बड़े प्लान की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन का किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। इटली की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों पर चर्चा शामिल है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकारों के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। दरअसल G20 देशों के समूह का दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है और तालिबान को आर्थिक मदद की जरूरत है। लेकिन तालिबान की आतंक नीति इस राह में सबसे बड़ी बाधा है। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तालिबान अफगानिस्तान में जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में क्या कहा, देखिए जरा। प्रधानमंत्री इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। दुनिया के बड़े बड़े देश के नेता मौजूद थे। ये देखिए जरा, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देश मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इन सब के बीच में कहा अफगानिस्तान से आतंकवाद न फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बात थी, अफगानिस्तान से कट्टरवाद न बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा इसके अलावा तालिबान राज में मानवाधिकार का हनन ना हो। जो पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, तालिबान कर रहा है। आतंकवाद, कट्टरवाद के खिलाफ एकजुटता जरूरी है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के संबंधों पर जोर दिया। अफगानिस्तान की स्थिति से हर भारतीय दुखी है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बड़ी बात यह थी अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मौका मिले, जो अब तक तालिबान नहीं कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आइए अब आपको दिखाते हैं। तो इतना ही नहीं, तालिबान इससे पहले सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे मान्यता मिले। दोहा में तालिबान का हेडक्वार्टर है। खबर यह है कि दोहा में अमेरिका और तालिबान की मुलाकात हुई। आइए आपको बताते हैं, मुलाकात तो हुई अमेरिका तालिबान की, लेकिन अमेरिका ने तालिबान को बड़ा झटका दे दिया है। तालिबान को उम्मीद थी कि अमेरिका उसकी पीठ थपथपाएगा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद, लेकिन उल्टा हुआ। अमेरिका ने तालिबान को सीधे सीधे झटका दे दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी, अमेरिका ने साफ कर दिया। और यह बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका तालिबान को मान्यता नहीं देगा, तालिबान की बातों में नहीं आएंगे, अमेरिका ने कह दिया है।
अब बातें नहीं करके दिखाना होगा। तालिबान के एक्शन पर पैनी नजर है, यानी अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका की हर चीज पर नजर है। अफगानिस्तान में लोगों की मदद को अमेरिका तैयार है, यह कहना है अमेरिका का। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह पहली बैठक थी। कतर की राजधानी दोहा में यह बैठक हुई, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आइए अब आपको दिखाते हैं, न सिर्फ अमेरिका तालिबान से मिला, बल्कि इस 20 देशों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष बोरिस जॉनसन ने आपस में बात की थी। जी हां, दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत हुई, पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच। दरअसल आपको बताऊं, कल खुद फोन पर इन दोनों बड़े नेताओं ने बात की है। क्या बात हुई प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच, देखिए जरा। दोनों के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई, फोन पर बात हुई। G20 से पहले जॉनसन ने खुद, यानी बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया था। और क्या हुआ, अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई दोनों के बीच, और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर बातचीत हुई। जो हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं तालिबान के खिलाफ, ये सारे देश मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि तालिबान पर कैसे नजर रखी जाए, कैसे काबू किया जाए। तालिबान पर एक राय बनाने पर जोर दे रहे हैं दुनिया के सारे मुल्क। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान लेकिन जुल्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है। यह देखिए जरा, अभी भी अफगानिस्तान में कैसे लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस बेरहमी से इसकी पिटाई कर रहे हैं। ये सड़कों पर आम है। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, ये देखिए बंदूक से युवक को पीट रहे हैं। ये तस्वीरें तालिबान शासन में रोज देखने को मिल रही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसी ही तस्वीरें चीन से भी सामने आ रही हैं। चीन भी तालिबान की तरह अत्याचार कर रहा है। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, दरअसल चीन में जो उइगर मुसलमान हैं, चीन उन पर उसी तरह से अत्याचार कर रहा है जैसे तालिबान अफगानिस्तान में करता है। चीन देखिए कैसे तालिबानी रुख अपना चुका है, क्या कर रहा है उइगर मुसलमानों के साथ। देखिए तालिबान का अत्याचार तो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद को सुपर पावर समझने वाले चीन में तालिबान जैसा अत्याचार हो रहा है। और हद तो यह है कि राष्ट्रपति जिनपिंग इस पर एक शब्द नहीं बोलते। चीन में उइगर मुसलमानों के साथ ड्रैगन भी तालिबान की तरह ही जुल्म कर रहा है। आपको बताऊं कि उइगर मुसलमानों को बाकायदा डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। उनके साथ चीन बर्बरता की सारी हदें पार करता है। और ऐसी खबरें हैं कि पहले भी कई बार ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जो अब खुलासा हुआ है, हैरान करने वाला खुलासा है, क्योंकि यह खुलासा चीन पुलिस के उस अधिकारी ने किया है जो शिनजियांग इलाके में रहा है, और उसने देखा है कि किस तरह उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। यानी तालिबान और चीन में ज्यादा फर्क नहीं है। एक इंटरव्यू में इस शख्स ने माना है कि उइगर मुसलमानों के साथ चीन जुल्म करता है। मुंह में, ध्यान से सुनिएगा क्या करता है चीन, मुंह में पाइप डालकर हाथ पैर बांध देता है। इतना ही नहीं, पानी मांगने पर बोतल का ढक्कन मुंह पर कस देता है। और सोचिए, यह तालिबान राज नहीं तो क्या है। उइगर मुसलमानों को कई दिनों तक भूखा छोड़ दिया जाता है, और बात नहीं मानने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर में चीन पुलिस इन्हें अमानवीय यातनाएं देती है। उइगर मुस्लिमों को बाथरूम तक जाने नहीं देती। चीन के पूर्व पुलिस अधिकारी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बताऊं कि ब्रिटेन के चैनल को इंटरव्यू में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल चीन और तालिबान की यारी की एक बड़ी वजह यही उइगर मुसलमान है। शिनजियांग प्रांत को लेकर चीन ये डरा हुआ है कि इसी को लेकर चीन ने समर्थन के बदले शिनजियांग में आतंकियों के प्रवेश पर रोक लगाने को कहा है। चीन को डर यह है कि उइगर मुसलमान अगर तालिबानियों से मिल गए तो उनकी नाक में दम हो जाएगा। चीन के इसी तालिबानी चेहरे की वजह से उइगर मुसलमान चीन से अलग होना चाहते हैं, जबकि चीन किसी भी हाल में शिनजियांग का यह हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल चीन एक अभियान के तहत इन मुसलमानों को खत्म करना चाहता, और इसी वजह से अब आतंकी संगठन उइगर मुसलमानों को अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। अफगानिस्तान के कुंदुज में हुए आत्मघाती हमले को उइगर मुसलमान ने अंजाम दिया था, और आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद चीन और डर गया है। लेकिन ड्रैगन के अत्याचार पर जिनपिंग के पाकिस्तानी यार इमरान खान, खुद को मुस्लिमों का खलीफा बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, ये सब चुप्पी साधे हुए, इनकी जुबानें सिल जाती हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और आज की अगली बड़ी खबर है वानखेड़े से जुड़ी हुई। वानखेड़े का नाम सुना होगा आपने।
आर्यन की गिरफ्तारी करने वाले समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, दरअसल वानखेड़े की जासूसी कर रहा है कोई, वानखेड़े के पीछे पीछे कोई जा रहा है। आइए आपको बताते हैं, समीर वानखेड़े जिन्होंने खुद आर्यन की गिरफ्तारी की और पूरे ड्रग्स के सिंडिकेट को मुंबई में हिला कर रख दिया है। समीर वानखेड़े के पीछे हो क्या रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। उन्होंने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है। देखिए जरा हो क्या रहा है कि समीर वानखेड़े का कहना है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। आखिर कौन है जो समीर वानखेड़े का पीछा कर रहा है? 2 पुलिसकर्मी पीछा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है। सबूत के तौर पर बाकायदा समीर वानखेड़े ने एक सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया कराया है। उस फुटेज के जरिए समीर वानखेड़े की जासूसी हो रही थी। समीर वानखेड़े सादे कपड़ों में पीछा करते दिख रहे हैं कुछ लोग, यह समीर वानखेड़े का कहना है। महाराष्ट्र के डीजीपी से बाकायदा शिकायत की गई है। सोचिए जरा, आखिर कोई क्यों समीर वानखेड़े की जासूसी कराएगा, कोई क्यों समीर वानखेड़े का पीछा करेगा, क्या वजह होगी? फोन टैप करने की कोशिश भी हुई है, समीर वानखेड़े का यह भी कहना है। क्या मंशा है? पुलिस कर्मियों की तस्वीरें भी मुहैया करवाई गई हैं बाकायदा। तो सवाल यह है कि आखिर जिसने ड्रग्स पर लगाम लगाई, जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को एनसीबी के दफ्तर में ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, आखिर कोई क्यों उसका पीछा करना चाहता है? देखिए रिपोर्ट। कौन करा रहा है समीर वानखेड़े की जासूसी? आर्यन को पकड़ने वाले वानखेड़े का कौन कर रहा है पीछा? समीर वानखेड़े ने पूरी मुंबई में करोड़ों का ड्रग्स का धंधा करने वालों की दुकानें बंद कर दी हैं। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से समीर वानखेड़े का कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। ये है वो 2 लोग जो समीर वानखेड़े की जासूसी कर रहे हैं। वानखेड़े ने इन दोनों की तस्वीर मुंबई पुलिस को सौंपी है। डीजीपी साहब को हमने प्रकरण से अवगत करा दिया, उसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट को भी आपने इन्फॉर्म किया है। समीर वानखेड़े बहुत से लोगों की आंखों में खटक रहे हैं जो नहीं चाहते मुंबई से ड्रग्स का काला कारोबार बंद हो। कि महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है, उनकी जासूसी की जा रही है। वो कहां रेड करेंगे, कब रेड करेंगे, किस पर रेड करेंगे, क्या ये जानकारी आप पहले जानना चाहते हो ताकि उन ड्रग माफिया को बताया जा सके? ये ड्रग माफिया महाराष्ट्र सरकार के लगते कौन है? मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किसी पुलिस विभाग ने ऐसे निर्देश नहीं दिए हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने डीजी के पास शिकायत दी है, मेरे पास आएगा तो देखूंगा। लेकिन ऐसे में सवाल लाजमी है कि समीर वानखेड़े की जासूसी का राज क्या है? और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर समीर वानखेड़े की जासूसी कोई क्यों करवा रहा है। बड़ी वजह देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आखिर किसी का क्या फायदा है? कोई ऐसा क्यों कर रहा है? जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया, उसकी जासूसी के पीछे वजह क्या? ड्रग्स माफियाओं पर समीर वानखेड़े ने नकेल कसी है। पहली बड़ी वजह, 17,000 करोड़ का नेटवर्क तबाह कर दिया। 17,000 करोड़ का। अब सोचिए, जिसने 17,000 करोड़ का नेटवर्क तबाह कर दिया हो, उसको वो लोगों की आंखों में खटकेगा। लगातार 1 साल से ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े। 1 साल से कई बड़े सितारों पर एक्शन लिया है समीर वानखेड़े ने। इतना ही नहीं, क्रूज ड्रग्स पार्टी की भी जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े। आर्यन खान को भी समीर वानखेड़े ने ही गिरफ्तार किया था क्रूज से। ड्रग्स पेडलर्स पर लगातार शिकंजा कसा है। मुंबई से ड्रग्स का सफाया करना उनका मकसद है। पिछले साल आपको याद होगा, समीर वानखेड़े पर अटैक भी हुआ था, हमला हुआ था। ड्रग पेडलर्स को उस दौरान वो पकड़ने गए थे, तब उनको निशाना बनाया गया था। वानखेड़े की टीम को तब टारगेट किया था कई पेडलर्स ने। यह वजह बताई जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि वानखेड़े ने दरअसल कई बड़े बड़े सितारों को बुलाया है पेशी के लिए। वजह थी ड्रग्स। देखिए जरा, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पिछले कई दिनों से चर्चा में। पिछले साल आपको याद होगा, सुशांत केस में
ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद पहली बार समीर वानखेड़े सुर्खियों में आए थे और तब से लेकर अब तक लगातार समीर वानखेड़े चर्चा में। पिछले साल ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान समीर वानखेड़े ने दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके अलावा समीर वानखेड़े ने सारा अली खान से भी ड्रग्स चैट के मामले में पूछताछ की थी। समीर वानखेड़े ने सारा अली खान के साथ ही दूसरे कई सितारों से पूछताछ की थी। अब समीर वानखेड़े के हाथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तक पहुंच गए, जिन पर ड्रग्स केस में शामिल होने के आरोप हैं। आर्यन फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की भनक पहले ही लग गई थी। रेड कर 8 लोगों को पकड़ लिया, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। और इस एक साल के दरमियान समीर वानखेड़े ने लगातार ड्रग्स माफियाओं पर एक्शन लिया। बड़े बड़े सितारों को ड्रग्स केस में जेल की हवा खिलाई है। समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आपको बताऊं 2008 बैच के IRS अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। और बताया यह जाता है कि इस दौरान समीर वानखेड़े बड़े बड़े सितारों को उन्होंने बख्शा नहीं। समीर वानखेड़े कस्टम कमिश्नर रहते हुए मीका से लेकर अनुराग कश्यप जैसे सितारों पर भी फाइन लगा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी एयरपोर्ट पर रोक लिया था, क्योंकि उसकी कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई थी। उनकी काबिलियत की वजह से ही उन्हें आंध्र प्रदेश और दिल्ली भी भेजा गया। वानखेड़े के नेतृत्व में ही 2 साल के अंदर करीब 18,000 करोड़ के नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। समीर वानखेड़े की छवि एक बेहद सख्त और शातिर अधिकारी की है। उन्हें ड्रग्स से जुड़े मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है और बताया जाता है कि समीर वानखेड़े का नेटवर्क इतना बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है कि ड्रग्स के मायाजाल के बड़े बड़े धुरंधर भी उनके नाम से खौफ खाते हैं। यह है वजह। तो आइए अब आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े की जो जासूसी करा रहा है वो ज्यादा दिन बचकर नहीं रह सकेगा। लेकिन बड़ी खबर होगी ये, आर्थर रोड जेल में शाहरुख खान के सुपुत्र आर्यन खान बंद है। उनकी जमानत पर फैसला होना है। क्या होगा जमानत पर फैसला? लेकिन एक खबर मीडिया रिपोर्ट से आ रही है कि आर्यन खान को जेल सूट नहीं कर रहा है। किस स्थिति में आर्यन, देखिए जरा। आर्यन जेल में है। खबर यह है कि जेल में आर्यन परेशान है। जेल में आर्यन खाना नहीं खा रहे हैं और इसके अलावा 4 दिन से कैंटीन से जो बिस्किट खरीदे थे वो बिस्किट आर्यन खा रहे हैं जो 4 दिन पहले बिस्किट लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जेल अधिकारी आर्यन को लगातार समझा रहे हैं, ये भी खबरें मिल रही हैं। और भूख नहीं होने का बहाना अब तक आर्यन बना रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं। जेल अधिकारी उन्हें बार बार समझा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी है कि आर्यन के पास 3 बोतल पानी बचा है। जी हां, 3 बोतल मिनरल वाटर है। आर्यन ने ये बोतल खरीदी थी लगभग 1 दर्जन, यानी 12 बोतल पानी की खरीदी थी आर्यन ने। और आपको बताऊं कि कैदी को दरअसल 2500 रुपए मिलते हैं जब वो जेल में जाता है। और उस 2500 रुपए का क्या करता है कि वो कूपन ले सकता है। जेल में जाने के बाद पैसे जेल के अकाउंट में जमा हो जाते हैं और इस अकाउंट से क्या होता है, अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसे कूपन उसके बदले मिल जाते हैं और कूपन से कैंटीन से सामान खरीदा जा सकता है। तो आर्यन को जो पैसे मिले थे उससे जो उन्होंने पानी खरीदा था उसकी 3 बोतलें बची हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं खाने का सामान, पीने का पानी जैसी चीजें मिलती हैं। जेल कर्मियों को आर्यन की तबीयत की चिंता है कि उनकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए। आर्यन 4 दिन से नहाए भी नहीं है, इस तरह की भी खबरें हैं। इसके अलावा नियम के मुताबिक वो शेव जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जेल में शेव करना जरूरी होता है इस दौरान जब आप क्वारंटीन में हो। क्वारंटीन के बाद नॉर्मल वार्ड में उन्हें भेज दिया जाएगा जहां आम कैदी होते हैं। तो ये आर्थर रोड जेल की स्थिति है। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आर्यन कब तक जेल में रहेंगे, क्या कल उन्हें जमानत मिलेगी और कल कोर्ट में क्या होने वाला है। देखिए जरा, जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊंगा। कल आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी। बुधवार को सुबह सेशन कोर्ट में एनसीबी अपना जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि एनसीबी को जवाब दाखिल करना है। एनसीबी की कोशिश यह है कि आर्यन को जमानत ना मिले। एनसीबी जवाब में कहेगी कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जांच जारी है, जमानत मिलने से जांच पर असर पड़ सकता है। एनसीबी की यह दलील हो सकती है। दोपहर 2:45 पर जमानत पर बहस शुरू होगी और आर्यन के वकील कोर्ट में बेल दिलाने की कोशिश करेंगे। तो यह कल हो सकता है कोर्ट के अंदर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर है।
कि चीन हिंदुस्तान को धमका रहा है। जी हां, सुनने में थोड़ा मजाक लगेगा, लेकिन यह है चीन की गीदड़ भपकी। ड्रैगन गीदड़ भपकी दे रहा है, और गीदड़ भपकी इस बात की कि वो जंग कर सकता है। जी हां, देखिए जरा रिपोर्ट, फिर आपको बताएंगे कि कौन सा मुगालता पाल लिया है चीन ने। पहले रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पर चीन ने हजारों जवानों की फौज खड़ी कर दी है, तो भारत के भी 50,000 से ज्यादा जवान सीमा पर हैं। भारत और चीन के बीच लगभग 3,500 किलोमीटर की सीमा पर लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। एलएसी की टेंशन कम करने के लिए भारत चीन की 13वीं बैठक भी बेनतीजा रही। दुनिया के देशों से चौतरफा घेराबंदी के बाद चीन और चिढ़ गया है। क्या भारत के साथ युद्ध चाहता है ड्रैगन? चीन के सरकारी भोपू की हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी। भारत चीन के बीच 8 घंटे की बैठक बेनतीजा रहने के बाद चीन और बौखला गया है। ड्रैगन भारत को धमकी देने की गुस्ताखी कर रहा है। चीन हिंदुस्तान को अब जंग की गीदड़ भपकी दे रहा है। चीन का सरकारी मुखौटा ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ लिख रहा है। ग्लोबल टाइम्स भारत पर सीमा विवाद का आरोप मढ़ रहा है, बॉर्डर टेंशन को खत्म न करने की बात कर रहा है। और आइए अब आपको जल्दी से बताने जा रहे हैं चीन की गलतफहमी, क्या गीदड़ भपकी दे रहा है भारत को, क्या मुगालता और गलतफहमी चीन ने पाल ली है। देखिए जरा, चीन का एक मुखौटा है, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स। चीन ने देखिए क्या लिखा है ग्लोबल टाइम्स में, भारत चीन महान शक्तियां हैं। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, ये आपके सामने ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, दोनों देशों के पास बड़ी ताकत है, ये भी मान रहा है। सीमा पर टेंशन ठीक नहीं है, ये बात भी कह रहा है, लेकिन चीन पीछे नहीं हटेगा, ये गीदड़ भपकी दे रहा है। नई दिल्ली को एक बात समझ लेनी चाहिए, यह ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, भारत के हिसाब से सब कुछ तय नहीं होगा। यह है जिनपिंग का मुखौटा, भारत जंग में चीन से जीत नहीं पाएगा। यह है चीन की गलतफहमी, चीन राजनीतिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा वो लिख रहा है, भारत चीन के बीच एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद है, और भारत बॉर्डर पर ठीक से बात नहीं कर रहा है, यानी गलती चीन की और इल्जाम हिंदुस्तान पर लगा रहा है। हिंदुस्तान की हर मांग हम नहीं मान सकते, यह कह रहा है चीन, यानी हमारी जमीन पर नजरें खराब हैं और हमारी मांग नहीं मान सकते, यह कह रहा है चीन। यह है चीन की हकीकत। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, चीन को मुगालता और गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, शुरू में मैंने कहा, और यह तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए जब भारत के शेरों ने चीन के 40 जवान मार गिराए थे। इसलिए चीन को यह याद रखना चाहिए, और चीन को यह भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की ताकत देख ले जो फिलहाल एलएसी और उसके आसपास मौजूद है। देखिए जरा, चीन के लिए खासतौर पर यह रिपोर्ट है, चीन ने कहा कि भारत को गलत अनुमान से बचना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि चीन को समझना होगा कि यह भारत 1962 वाला भारत नहीं है, 2021 का भारत है। अब चीन को शिकस्त देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ गई है। पिछले कुछ समय में चीन से लगी सीमा पर कई हवाई पट्टियां बनाई जा चुकी हैं, जहां से फाइटर जेट आसानी से उड़ान भर सकते हैं। हिंदुस्तान के पास रफाल की ताकत है, जिससे चीन खौफ खाता है। एलएसी पर हालात को देखते हुए रफाल को चीन से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। जी हां, इसी रफाल से डरता है चीन। इस विमान में आपको बताऊं 24,500 किलोग्राम वजन ढोने की क्षमता है। रफाल एक साथ 125 राउंड गोलियां दाग सकता है, और इसके साथ जो मिसाइलें लगाई जा सकती हैं वो भी चीन की नाक में दम कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना के पास रफाल के साथ ही ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले स्कैल्प क्रूज मिसाइल की भी ताकत है। आपको स्कैल्प क्रूज मिसाइल की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस मिसाइल को युद्ध का नक्शा बदलने वाली मिसाइल कहा जाता है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। रफाल का हथियार है जो चीन में घुसते ही यह मिसाइल तमाम ठिकानों को तबाह कर सकती है। चीन के खिलाफ भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है, और आपको बताऊं इसी साल के अंत तक रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारतीय सेना को देने वाला है, जो दुश्मन के लिए काल साबित होगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन से हवा में लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम है, और यह मिसाइल डिफेंस पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है।
S-400 एक बार में 72 मिसाइल छोड़ सकता है। S-400 का रडार अत्याधुनिक और ताकतवर है। 600 किलोमीटर में 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है, यह है इसकी खासियत। इसके अलावा आपको बताऊं T-90 जो भारत ने LAC के पास तैनात कर दिए। T-90 के साथ ही चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख में K9 वज्र तोपें तैनात हैं। K9 वज्र दुनिया की सबसे आधुनिक तोप है और K9 वज्र तोप की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह K9 वज्र तोप एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है जो 50 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर निशाना लगाने में सक्षम है। भारत चीन के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारत को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वॉशिंगटन में एक अमेरिकी सुरक्षा केंद्र ने अध्ययन में बाकायदा इस बात को माना है कि भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के मामले में बहुत माहिर है, जबकि चीनी सेना इसके आसपास भी नहीं फटकती। आपको बताऊं कि 1979 में कंबोडिया में युद्ध के दौरान चीनी सेना भाग गई थी। चीनी सैनिकों की जो संख्या बताई जाती है वो भी झूठ हो सकती है। आइए अब आपको बताता हूं कि भारत के साथ अगर चीन भिड़ने की कोशिश करता है तो चीन को यही नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया के कई मुल्क आकर खड़े हो सकते हैं। देखिए जरा इस सूरत में कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग को एक तरफ आप देख रहे हैं और ऐसे हालात बनते हैं जो चीन गीदड़ भभकी दे रहा है तो अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा होगा। न सिर्फ अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया यानी स्कॉट मॉरिसन भी, ब्रिटेन बोरिस जॉनसन भी हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे और ये वो देश हैं जो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर मौजूद होंगे। चीन के साथ देखिए जरा कौन होगा। चीन के साथ उसका यार पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं होगा। भारत के साथ देखिए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश एक साथ होंगे। चीन के साथ उसका सिर्फ एक यार पाकिस्तान जिसकी अपनी रोजी रोटी को लाले पड़े हुए हैं। ये है चीन और भारत के बीच जब हालात बनेंगे तो इस तरह के होंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन को डराने के लिए, उसकी घेराबंदी के लिए मालाबार में बाकायदा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। यह मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, यह वो जगह है जहां इस वक्त जंगी अभ्यास हो रहा है। 4 देश हिंदुस्तान के साथ यहां ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट को, जिस तस्वीर को देखने के बाद जिनपिंग का कलेजा भी कांप जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें चीन को खौफजदा करने वाली हैं। ड्रैगन के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां जंग की तैयारी कर रही हैं। तस्वीरें क्वाड देशों के मालाबार युद्धाभ्यास की हैं जो बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय नौसेना दुश्मन के खात्मे की तैयारी कर रही है। यह मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण है जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले अगस्त में युद्धाभ्यास का पहला चरण हुआ था। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, चीन का सिर्फ हिंदुस्तान से विवाद नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से चीन का विवाद है। जरा जल्दी से देखिए, चीन का विवाद ताइवान के साथ है। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। चीन का विवाद फिलीपींस के साथ है, न सिर्फ फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ विवाद है, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, ये वो देश हैं, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, कोई देश छोड़ा नहीं है चीन ने। या तो समुद्र के मामले में विवाद है या जमीन के मामले में विवाद है, हर देश से चीन लड़ रहा है। आइए मैं आपको जरा दिखाता हूं किस देश के साथ चीन का विवाद है क्या। देखिए जरा, कोई देश छोड़ा नहीं है चीन ने। पहला देश देखिए जरा, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान पर चीन अपना हक बताता है। किंग राजवंश का यहां शासन रहा है तजाकिस्तान में और 1664 से 1912 तक कब्जा रहा है। तजाकिस्तान से विवाद, पूर्वी तुर्किस्तान से भी चीन का विवाद है। 1949 में कब्जा कर लिया था चीन ने यहां पे। इसके अलावा आपको बताऊं, शिनजियांग प्रांत बताता है इस पूर्वी तुर्किस्तान को। भूटान देखिए, बड़े हिस्से को अपना बताता है यहां भी चीन। न सिर्फ भूटान, किर्गिस्तान, पूरे किर्गिस्तान पर दावा करता है चीन। किर्गिस्तान पर, अफगानिस्तान में देखिए 1963 से बड़े हिस्से पर अपना अधिकार चीन बताता है। नेपाल में देखिए, बड़े हिस्से पर दावेदारी नेपाल में भी जता रहा है।
नेपाल को तिब्बत का हिस्सा बताता है चीन। यह है चीन की असलियत। कजाकिस्तान देखिए, कजाकिस्तान के 14,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपनी दावेदारी जताता है। उत्तर कोरिया में देखिए, माउंट पिक्टू याल तुमेरी नदी पर विवाद है चीन का उत्तर कोरिया के साथ भी। तो यह है चीन की हकीकत जो मैंने आपको बताई। तो सिर्फ भारत ही नहीं, चीन की नीयत और फितरत ही चालबाजी की। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।